हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं अच्छे से ट्रिक के माध्यम से। आज हमारा लेक्चर है इतिहास का। ये हमारा 26वां लेक्चर है। 25 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं। आप जाके शुरुआत से जरूर शुरू करें, क्योंकि पहले पे से जहां से लूसेंट में आपका इतिहास चालू होगा हमने वहां से शुरू किया। साथ ही साथ मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बेसिक समझाते हुए चल रही हूँ कि भारत में ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्यों हुआ। लूसेंट में जितनी भी चीजें लिखी हैं आपको मैं समझाते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हूँ, जिससे आपको पढ़ने के साथ साथ फैक्ट, क्योंकि हम याद कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उसके पीछे का कारण पता रहे, रीजन पता रहे कि ऐसा क्यों हो रहा था, है ना। अब मगध के टाइम पे मगध क्यों इतना ज्यादा शक्तिशाली था, हमारा अवंती क्यों इतना शक्तिशाली नहीं था, या कोई और दूसरा महाजनपद जो है वो शक्तिशाली क्यों नहीं था। उसके बाद अशोक इतना महान है, क्यों महान बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने मौर्य साम्राज्य बनाया, तो साम्राज्य वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे, मुझे जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। लास्ट तक आपको हर एक चीज अच्छे से याद होगी, और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका इस बार जीएस का पोर्शन बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि आपको हर एक चीज याद रहेगी, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं होगी। भूगोल हम मैप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू मुझे जरूर फॉलो करिएगा। अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करने में क्या ही बुराई है, लाइक भी कर ही दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब हम पूरी लूसेंट कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपका कंप्लीट लूसेंट टेस्ट होगा ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां आपको क्या करना है, अभी इसे डाउनलोड करके रख लेना, जिससे जब हम टेस्ट लें तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि टेस्ट आपका अभी काफी बाद में होगा, तो आपका टेस्ट मिस नहीं हो। ये मिस क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्स्ट रैंक लाने पे 5000 का इनाम मिलेगा, सेकंड रैंक पे 2500 का, और थर्ड रैंक पे 1700 का इनाम मिलेगा। पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ऑनलाइन है तो आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टेस्ट अपने में भागीदारी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे थे मौर्य प्रशासन के बारे में। सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने आपके सेल्यूकस निकेटर को हराया और बहुत बड़ा एरिया जो है उस पर कब्जा कर लिया, है ना। शादी की बेटी से तो दहेज में मिल गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने पढ़ा था क्या, बिंदुसार। याद रखिएगा, मैंने आपको बिंदु और बिंबिसार में डिफरेंस बताया था कि कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार को हम क्या बोल रहे थे, अमित्र घात, मतलब जो भी शत्रु है उनका बिल्कुल विनाश कर देता है। फिर उसके बाद आता है अशोक। अशोक के टाइम पे हम मेन चीज क्या पढ़ते हैं कि भाई अशोक ने क्या किया था, अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध किया, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ, जान मान की हानि हुई। उसकी वजह से क्या हुआ, अशोक के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा, और फिर उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया। शुरू में क्या मिलता है एविडेंस कि शायद वो शैव धर्म को मानते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किससे रिलेटेड है, जैन धर्म को मानेंगे वो। उसके अलावा बिंदुसार क्या मिलेगा आपको कि आजीवक धर्म को मानेंगे, ठीक है, आजीवक संप्रदाय को। फिर आते हैं अशोक। अशोक जी जो है वो बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि ठीक है उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बोला कि हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम जो अच्छी सोसाइटी में अच्छी अच्छी बातें हैं उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और उसको बढ़ावा क्यों देना था, क्योंकि साम्राज्य आपका बहुत बड़ा है, आपको शांति बनाए रखनी है, आपको लोगों के साथ क्या करना है, अच्छे से व्यवहार करना है, सबका क्या है, देखभाल करनी है राजा को। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि ये ज्यादा बेटर है, युद्ध करने से ज्यादा अच्छा है कि हम शांति प्रमोट करें, और शांति के माध्यम से ही क्या करें, हम सारी व्यवस्था अपनी अच्छी बना के रखें। ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमें अब मौर्य प्रशासन के बारे में देखना है कि मौर्य प्रशासन में ओवरऑल चल क्या रहा था, है ना। अशोक में हमने बहुत सारे क्या देखे थे, अभिलेख देखे थे। अभिलेख में लिपि जो है, अलग अलग लिपि स्क्रिप्ट आपकी यूज हुई है, ग्रीक है, अरमाइक है, खरोष्ठी है, ब्राह्मी है। जैसे आपके अफगानिस्तान वाले इलाके में ग्रीक और अरमाइक मिलेगा, है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि हमें अलग अलग क्या मिली है, यहाँ पे इस वाले इलाके में आपकी ग्रीक मिली है और अरमाइक मिली है, ठीक है। अफगानिस्तान वाले इलाके में, पाकिस्तान वाले इलाके में आपको खरोष्ठी मिली है, खरोष्ठी में स्क्रिप्ट में लिखा हुआ मिला है इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। भारत में जो है, भारत में कौन सी ब्राह्मी यूज हुई है, लिपि,
ठीक है, ये मिला है। फिर हमने देखा मस्की और गुर्जरा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, अशोक का नाम मिलेगा। भाबरू में मगध का राजा लिखा हुआ है। देवानाम पेदस्सी, ये आपको बहुत जगह पे नाम मिलेगा अशोक का। खोज कब होती है, तो ये लगभग आपके कब होती है, 1750 के आसपास। और उसके बाद फैन आदमी रहता है, फैन रहता है अशोक का, तो वो खोज करता है। लेकिन पढ़ने में पहली सफलता किसको मिलती है, प्रिंस को मिलती है ना। तो जेम्स प्रिंसेप याद किया था हमने। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। हमें क्या करना है, उसी के आगे चालू करना है। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कभी भी, है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना कितनी बड़ी थी। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज समझने की क्या जरूरत है कि ये बताना क्या चाह रहा है भाई, कि 50,000 आपके पास क्या है, अश्वारोही है, घोड़े जो है ना, घोड़ों में जो आपकी सेना चल रही है वो 50,000 है। आपके पास 9,000 हाथी हैं। आप समझ रहे हैं, कहीं पे अगर 9,000 हाथी की सेना, 50,000 जो अश्वारोही हैं उनकी सेना खड़ी हो जाएगी। पैदल तो अभी आप देखेंगे कि पैदल सेना बहुत सारी है उनके पास। इतनी बड़ी विशाल सेना होगी तो कोई भी बाहर का विदेशी आक्रमण करने से पहले सोचेगा, 10 बार सोचेगा। और यही चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे वो जो आपके चाणक्य जी होते थे, वो यही चाहते थे कि हम इतना विशाल साम्राज्य बना लें, इतना ताकतवर साम्राज्य बनाएं कि कोई भी सिकंदर टाइप का आदमी हमारे ऊपर हमला करने से पहले 50 बार सोचे। और ये चीज हमें दिखती है मौर्य के टाइम पे। और ये भारत का पहला साम्राज्य होता है, इतने बड़े इलाके पे कब्जा करता है। इसके साथ ही साथ आपके, जैसे मान लीजिए हम भारत की बात करें, तो भारत के इस पूरे इलाके में क्या है, इस पूरे इलाके में मौर्य साम्राज्य है। तो प्रशासनिक व्यवस्था भी वहां पे सब जगह क्या है, समान है। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं, चाहे आप दिल्ली में चले जाएं, चाहे केरल में चले जाएं, आपको समान जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो दिखेगी। IAS होगा, जिला अधिकारी होगा, उसके अलावा IPS होते हैं, उसके अलावा आपका पटवारी जो है काम कर रहे होते हैं गाँव में, सेक्रेटरी होता है गाँव में, है ना, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है। तो सेम हर जगह वही है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, पूरे भारत में समान है। सेम ऐसे ही अगर आप पूरे इतने इलाके में कब्जा करके चलेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था भी आपकी सेम होगी, शांति बनाए रखेंगे। अब इतने लंबे टाइम तक ये आपका मतलब, इतने लंबे टाइम तक आपका मौर्य शासन चलता है, उतने लंबे टाइम तक किसी को भी मतलब आप ऐसा नहीं देखेंगे कि बहुत ज्यादा कुछ विद्रोह हुआ या किसी बाहरी राजा ने आक्रमण कर दिया। क्योंकि क्या था, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। उसके बाद बिंदुसार, अशोक, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी आर्मी थी कि वो मतलब एक बार में जाते और कोई भी इलाका जीत के आ सकते थे, है ना, बहुत आसान था उनके लिए। 50-50 हजार उनके पास क्या थे, अश्वारोही थे, 8,000 हाथी हुआ करते थे, 9,000 हाथी हुए, 8,000 रथ हुए। तो ये नहीं पूछेगा कि नंबर बताइए क्या कितने थे, ये जरूर आप याद रखिएगा कि एक विशाल सेना थी जिसकी वजह से एक लंबे टाइम तक मौर्य प्रशासन के कारण, मौर्य साम्राज्य के कारण भारत में शांति बनी रही। आपको आक्रमण नहीं दिखेंगे इस टाइम पे, ठीक है। प्लिनी, आप जस्टिन और प्लिनी इन दोनों का नाम ही सुनेंगे क्योंकि इन्होंने ही थोड़ा बहुत बताया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उन्होंने बताया कि भाई लगभग 6 लाख पैदल सेना हुआ करती थी। अब सोच रहे हैं 6 लाख की सेना, कितनी बड़ी सेना हुई होगी। जैसे बाहुबली आप इमेजिन कर लीजिए, और बाहुबली में दूसरी टीम जो थी ना, उसकी जो सेना है वो इमेजिन करिए कि बिल्कुल भंडार के भंडार आ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी सेना कहाँ से आ रही है। सेम वैसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं। युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसको हम कहते थे नायक। नायक नहीं खलनायक है तू। तो अब नायक याद रखिएगा, तो सब सेना युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे खड़ा है, बिल्कुल सेना का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है, वो है हमारा नायक। सेनापति कौन होता था, तो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सीधी बात है, सेनापति कौन होगा, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। सैन्य विभाग में भी फिर आपको देखना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइडेड थे। यहाँ पे सैन्य समिति बनाई गई थी। अब आप देखेंगे कि हमने मंत्री परिषद के बारे में भी पढ़ा कि मंत्री परिषद होती थी, 12-16 ऐसे लोग होते थे। उसमें से उपधा परीक्षण होता था कि आप हैं इस पोस्ट के काबिल हैं भी कि नहीं है, आपके अंदर उतना इंटेलिजेंस है कि नहीं, आपका चरित्र, बिहेवियर जो है आपका वो ऐसा है कि नहीं कि आप काम कर पाए उसमें। तो उसके लिए हमने क्या रखा था, टेस्ट ले रखा था। उसके अलावा अलग अलग समितियां बना रखी थी जो राजा को सलाह देंगी, साथ ही साथ क्या करेंगी, काम करेंगे। नगर प्रशासन के लिए हमने समितियां बनाई थी, मंत्री परिषद हमने राजा के सलाह के लिए बनाई थी। सेम ऐसे ही सैन्य समिति भी हमने बना रखी थी, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी, आप देख रहे हैं 6-6 लाख लोग हैं, बहुत ही ज्यादा लोग हैं। इनको संभालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपर व्यवस्था चाहिए है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने 6 क्या है, समितियां बना रखी थी। जैसे पहले 6 समिति थी,
30 लोग टोटल हुआ करते थे, 5-5 डिवाइडेड थे। सेम ऐसे ही अभी भी मान सकते हैं कि टोटल 6 समिति होती थी। पहली हो गई जल सेना से रिलेटेड। इसका ये मतलब है कि जल सेना भी हुआ करती थी उस टाइम पे, है ना, नेवी हुआ करती थी। तो ये हो गया आपका कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नेवी भी हुआ करती थी, उन्हें पता था कि जहाज कैसे बनाने हैं, नाव कैसे बनाने हैं। फिर यातायात और रसद व्यवस्था जो है, जैसे मान लीजिए हम युद्ध करने जा रहे हैं, ये उनके खाने पीने के 6-6 लाख लोग हैं, उसके अलावा आपके 50,000 अश्वारोही हैं, ये अलग अलग लोग हैं। तो इनके सारे लोगों के लिए यातायात के लिए, रसद व्यवस्था, सारी चीजें मेंटेन करना, युद्ध के लिए जा रहे हैं तो खाना भी तो होना चाहिए ना इतने सारे लोगों के लिए, वो सब मेंटेन करना एक समिति का काम था। तीसरी समिति थी पैदल सैनिकों की देखरेख के लिए। पैदल सैनिक आपके लगभग 6 लाख हैं, उनकी देखरेख के लिए एक अलग समिति थी। फिर अश्वारोही सेना, ये आपका सेना है, सेना की देखरेख के लिए अलग आपकी समिति थी। और गज सेना, हाथी वाली जो सेना है, जैसे यहाँ पे आपने देखा 9,000 हाथी हैं तो उसकी अलग सेना है, उसको ट्रेन करने वाले अलग लोग हैं, तो वहां पे आपको दिखेगा उसकी देखरेख के लिए एक अलग समिति है। रथ सेना के लिए अलग समिति है। ये दिखाता क्या है, ये ऐसे पूछेगा तो है नहीं कि आप बताइए सैन्य समिति कितने भागों में डिवाइडेड थी, ये जरूर पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मौर्य प्रशासन में थी। एक तो याद रखिएगा जल सेना थी, मतलब नेवी थी वहां पे, रथ के लिए अलग थी, गज आपके हाथी वाली अलग थी, अश्वारोही घोड़े वाली अलग हो गई, पैदल अलग हो गई। तो ये आपको याद रखना है सबसे मेन बात कि कितनी अलग अलग टाइप की सेना डिवाइडेड थी, जब इकट्ठा जाती रही होंगी युद्ध में तो कितनी बड़ी आर्मी रही होगी चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि यहाँ पे जैसे डिटेलिंग ना याद रखते हुए थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है कि हमने एक नगर प्रशासन वाली समिति जो पढ़ी है उसमें भी हमने पढ़ा था कि 30 लोग होते हैं, 6 समितियां हैं और हर समिति में 5-5 लोग होते हैं। ऐसा ही कुछ व्यवस्था हमने सैन्य समिति के लिए कर रखा है। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था हमने क्यों कर रखी है जिससे आपके इतने सारे लोग, 6 लाख लोग और अश्वारोही अलग, ये सब मेंटेन किया जा सके, है ना, बिना किसी परेशानी के। फिर गुप्तचर विभाग था मौर्य प्रशासन में, क्योंकि हमारे चाणक्य जी बहुत ज्यादा चालाक आदमी, उन्हें पता था कि आसपास के लोग जो हैं फूट डालने की कोशिश करेंगे, विद्रोह करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए गुप्तचर व्यवस्था काफी अच्छी थी मौर्य शासन के टाइम पे। तो मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का जो अधिकारी था वो महामात्य सर्प कहलाता था, महामात्य सर्प। ठीक है, सर्प से आप याद रख सकते हैं या महामात्य सर्प से, कि महामात्य जो व्यक्ति था वो सर्प की तरह, सांप की तरह हर जगह जा जाके क्या करता था, गुप्तचर की अपनी मतलब सारी सूचनाएं इकट्ठा करता रहता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को बोला गया है गूढ़ पुरुष। अब आप देखेंगे ही कि इसमें वर्ड ही लिखा हुआ है गूढ़, कोई पता नहीं लगा पाएगा इसके बारे में। तो अर्थशास्त्र में बोला गया कि जो हमारे गुप्तचर हैं वो गूढ़ पुरुष होते थे, उनको मतलब ऐसा कि उनके बारे में आप पता नहीं लगा पाएंगे और वो गुप्त रूप से सारी सूचनाएं निकलवा लेंगे आपसे, आपके आसपास। तो गुप्तचर व्यवस्था काफी अच्छी थी मौर्य प्रशासन में। सबसे मेन अधिकारी हो गया महामात्य सर्प। सर्प मतलब आपके सांप की तरह, महामात्य जो है सारी गुप्तचर जो सूचनाएं हैं वो गुप्त सूचनाएं हैं वो इकट्ठा कर रहा है। उसके अलावा अर्थशास्त्र में ने क्या बोला है, गूढ़ पुरुष बोला कि कोई पता ही नहीं लगा सकता इनके बारे में, बहुत गूढ़ पुरुष होते थे। उसके बाद 2 टाइप के आपके स्पाई होते थे, गुप्तचर होते थे। एक होते थे जो एक ही स्थान पे रह के कार्य करते थे, उनको कहते थे संस्था। मतलब ऐसा मान लीजिए ये जो लोग हैं संस्था बना के काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे आप जैसे रॉ से एक देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। एक रॉ का हेडक्वार्टर होगा कहाँ, न्यू दिल्ली में, है ना। तो दिल्ली में हमने क्या बना दिया, संस्था बना दी है। तो संस्था वहां पे लोग रह के काम करेंगे। तो एक आपकी हो गई संस्था जो एक ही स्थान पे रह के काम करेंगे। दूसरे है संचार। संचार मतलब घूम फिर के काम करेंगे, जा रहे हैं ये देश वो देश। आप एक था टाइगर देखें या कोई और मूवी देखें जिसमें दूसरे देशों में जाके फिर क्या होता है, हम बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भ्रमण करने वाले हैं, भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर हैं वो है संचार, है ना। संचार करते रहते हैं, यहाँ वहां जाते रहते हैं। तो ये हो गया रॉ दिल्ली में जो है वो हो गई संस्था बना के रखते हैं। और जो संचार कर रहे हैं, जो भ्रमण कर करके गुप्त आपकी सूचनाएं लाके दे रहे हैं आपको, वो हो गए आपके कौन, संचार। ठीक है, आज के टाइम से रिलेट करेंगे तो जल्दी याद कर लेंगे। तो ये हो गया महामात्य सर्प, गूढ़ पुरुष, एक हो गया संस्था, एक हो गया संचार। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को कहते थे राजुक। ठीक है, जो आपका राजू होता था, राजू क्या था, न्यायाधीश था। याद रखिएगा, जज था हमारा राजू। जज कहाँ था, ये जनपदीय न्यायालय में, जनपद के जो न्यायालय होते थे वहां हमारा राजू जज हुआ करता था।
ठीक है। तो महाराज जज था कहाँ पे, जनपद के न्यायालय में। उसके अलावा जितनी भी सरकारी भूमि होती थी वो सीता भूमि कहलाती थी। सीता माता के नाम पे हमने भूमि का नाम रखा हुआ है। तो जितनी भी मौर्य प्रशासन के टाइम पे भूमि हुआ करती थी, सरकारी भूमि, वो क्या कहलाती थी, सीता भूमि कहलाती थी। फिर बिना वर्षा के भी अच्छी अगर खेती हो रही है किसी भूमि में तो वो क्या कह रही है, क्या कहलाती थी, अदेव मात्रक। अब ऐसे क्वेश्चन जो है पूछने के चांसेस कम रहते हैं, लिखे हुए हैं लूसेंट में वो अलग बात है, लेकिन याद रखिएगा कोई मतलब अदेव मतलब यहाँ पे देवों की कोई, यहाँ पे कोई आप ऐसा मान सकते हैं कि पार्टिसिपेशन नहीं है। वर्षा वगैरह के बिना भी अच्छी खेती वहां पे हो रही है तो देवों का पार्टिसिपेशन नहीं है। अदेव मात्रक, मात्र भर का नहीं है देवों का पार्टिसिपेशन, आप ऐसे याद कर सकते हैं। सीता भूमि जरूर याद रखिएगा, ये सीता भूमि। इसके अलावा याद है जब हमने हल पढ़ा था, हल की शिरा जो है उसको भी हम सीता कह रहे थे, वो भी आपको याद रखना है। पुरानी जितनी चीजें पढ़ चुके हैं उसको याद रखना है, ये नहीं कि भूल गए आप, रिवाइज जरूर करते रहिएगा। फिर मेघस्तनीज ने क्या बताया कि समाज आपका 7 वर्गों में विभाजित था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मेघस्तनीज ने समाज को कितने वर्गों में बताया था। अच्छा, यहाँ पे इसने काम के अनुसार बता दिया था कि भाई एक पुरोहित होता है, एक सेनापति होता है, उसके अलावा मतलब अलग अलग काम करने वाले किसान हो गया, ये ऐसे डिवाइड कर रखा था इसने सोसाइटी को। जैसे उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था थी तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं कर रखा था, याद रखना, मेघस्तनीज ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं कर रखा था, नहीं तो टोटल तो 4 ही होते। इन्होंने समाज को 7 वर्गों में डिवाइड कर रखा था, क्लासेस में अलग अलग। सेनापति अलग हो गया, कृषि आपका जो वो हो गया, खेती करने वाला हो गया, कृषक वो अलग हो गया, ऐसे जो आपका शिल्पकारी हो गया, शिल्पकारी करने वाला शिल्पकार वो अलग हो गया। तो ये अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा था किसने, मेघस्तनीज ने, अपनी बुक में इंडिका में लिखा उसने। फिर स्वतंत्र वेश्यावृत्ति अपनाने वाली जो महिलाएं थी वो रूपा जीवा कहलाती थी। ये याद रखिएगा, कभी पूछा भी जा सकता है, अगर रूपा जीवा, उनका जो रूप होता था वो हमेशा जीवित रहता था, ऐसा आप कुछ रिलेट कर सकते हैं कि उनका रूप हमेशा जीवित रहता था, रूपा जीवा, ठीक है। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति अपना लेती थी वो, तो मतलब उस टाइम पे भी वैश्यावृत्ति थी, ये इससे पता चलता है सोसाइटी में कि उस टाइम पे ऐसा था। उसके अलावा 7 वर्गों में डिवाइडेड था, ये भी याद रखना है। खेती करते थे, खेती जो सरकारी भूमि होती थी वो आपकी सीता भूमि कहलाती थी। उसके अलावा गुप्तचर व्यवस्था हमने देखी कि गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी होती थी। फिर मौर्य शासन लगभग 137 वर्ष तक रहा। अब यार एक कोई राजा या राजवंश की बात करें तो एक कोई राजवंश 137 सालों तक रहा, ज्यादा उसमें ऐसा कुछ युद्ध नहीं देखे गए कि बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा है या कुछ भी, शांति से चलता रहा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, भारत में शांति बनी रही। आप देखेंगे शांति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपके राज्य में शांति होगी तब आपके राज्य में व्यापार अच्छा होगा। व्यापारी से वो नहीं रहेंगे ना, घबराए हुए से नहीं रहेंगे कि हम यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। व्यापार में जैसे व्यापारी सामान लेकर आए तो कोई खरीदने के लिए भी होना चाहिए। युद्ध चल रहा है तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा किसी नई चीज को खरीदने में, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर व्यापार बाधित होता है। आज के टाइम पे भी आप देख लीजिए, जैसे यूक्रेन रशिया का चल रहा था, अभी आपका इजराइल का ईरान से चालू हो गया, तो अब ऐसा नहीं है ना कि हम ईरान से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। अब ईरान तो डूबा हुआ है कहाँ पे, युद्ध करने में, इजराइल डूबा हुआ है युद्ध करने में, तो हम उनसे व्यापार नहीं करेंगे। वहां के व्यापारी, हमारे यहाँ के व्यापारी, सबको नुकसान हो गया। तो यहाँ पे व्यापार को बढ़ावा मिलता है अगर शांति आपके यहाँ रहती है तो। उसके अलावा व्यापार बढ़ेगा, शिल्पकारी वगैरह बढ़ेगी, शिल्पकारी, ठीक है। आप देखेंगे जिस राजवंश में शांति है वहां बहुत सारे क्या बन रहे हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बन रहे हैं ना, महल बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, और उसके अलावा जैसे आप दिखेंगे अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई। तो जब ये शांति रहती है ना तब हम ऐसे आर्किटेक्चर पे काम कर सकते हैं। जैसे आपके शाहजहां ने क्या किया, ताजमहल बनवाया, लाल किला हो गया, ये सब क्यों बनवा पा रहा था, क्योंकि ऐसा युद्ध में डूबा नहीं हुआ था वो, है ना, उसके पास पैसा भी था, ऐसे कोई बाहरी आक्रमण भी करने वाला था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मुगल आर्मी बहुत बड़ी थी। जैसे आज के टाइम, इस टाइम पे हम बता रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य की आर्मी बहुत बड़ी थी, वैसे उस टाइम पे मुगल्स की आर्मी बहुत बड़ी थी, तो कोई इसे हमला करता ही नहीं था कि यार इतने सारे लोगों से कौन ही लड़ेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, फिर आप अलग अलग फील्ड में काम कर सकते हैं, है ना। अशोक के टाइम पे आप देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि 84,000 स्तूप बनवाए होंगे, तो यहाँ पे क्या है कि लगभग 84,000 स्तूप बनवाए होंगे। तो ये सब कब कर सकते हैं आप। इसके अलावा अभिलेख आप देख ही रहे हैं कि अभिलेख हर जगह आपको मिल रहे हैं, अशोक के स्तूप हो गया, अभिलेख हो गया,
तो उस टाइम पे जो भी चीजें आर्किटेक्चर में फेमस रही थी वो अशोक ने करवाई। तो ये क्यों करवा पाया? क्योंकि उस टाइम पे शांति बनी हुई थी, है ना, तो दूसरे कामों पे भी हम ध्यान दे सकते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए, किसी भी राजा के लिए, उसके राज्य के लिए, कि उसके यहाँ शांति बनी रहे, तब वो दूसरी चीजों पे भी काम कर सकता है। अब यहाँ पे सिर्फ व्यापार हो गया, यहाँ पे कृषि हो गया, कृषि पे भी अच्छे से लोग ध्यान दे पाएंगे, टैक्स इतना ज्यादा नहीं रहेगा। अब आप देखेंगे यार युद्ध चल रहा है ना, तो आपको टैक्स ज्यादा वसूलना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा पैसा वसूलेंगे किससे? आपके जो भी किसान वगैरह हैं, तभी तो आप अपने सैनिकों को दे पाएंगे कि भाई वो लगातार युद्ध कर रहे हैं, उन्हें पैसा चाहिए, खाना चाहिए, तो आप कैसे देंगे? कहीं ना कहीं से तो आप निकालेंगे ही, तो आप भाई किसानों से टैक्स ज्यादा लेंगे, तो ये भी एक नुकसानदायक चीज है जब युद्ध होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 137 साल तक हमारे यहाँ शांति बनी रही। अंतिम राजा का नाम याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए स्टार लगा रही हूँ बहुत सारे। अंतिम राजा का नाम था बृहद्रथ, क्योंकि हमारा मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। पतन के कारण क्या होते हैं? पतन का तो जो सबसे मेन कारण है वो ये होता है कि आपके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि अशोक की तरह बिल्कुल कोई भी आ जाए तो सबसे युद्ध कर लेंगे, अकेले सबसे जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता था, है ना। चालाक हो गए, निडर हो गए, बहादुर हो गए, तो ये सारी चीजें जो हैं अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इतना बड़ा साम्राज्य, अफगानिस्तान से लेके इधर आपका पूरा जो नॉर्थ इंडिया वाला मैक्सिमम पार्ट हो गया, उधर उड़ीसा कलिंग वाला इलाका भी जीत लिया था, इतने बड़े इलाके को संभाल ही नहीं पाएंगे। कोई ना कोई देखेगा कि यार थोड़ा कमजोर हो गया तो चलो उसको हटा देते हैं। तो ये आपका जो बृहद्रथ था, ठीक है, बृहद्रथ, यहाँ पे याद रखिएगा, बृहद्रथ जो है ये आपका सबसे अंतिम राजा होता है मौर्य साम्राज्य का, और इसका सेनापति होता है पुष्यमित्र शुंग, मतलब उसका खुद का सेनापति। सेनापति आपने देखा सैन्य व्यवस्था का सबसे मेन, और वैसे मूवीज वगैरह में भी आप देखते हैं कि सेनापति इतना ताकतवर हो जाता है क्योंकि सेनापति खुद बहुत ज्यादा क्या रहता है, मतलब उसको हर टाइप की तलवार चलाते आ रहा है, उसके अलावा सेना का नेतृत्व कर रहा है, और बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा निडर है, बहादुर है, तो वो आराम से फिर क्या कर लेता है, राजा के खिलाफ चला जाता है। तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो याद रख, ये नाम हम जो है अभी शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे तो आप बार बार पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में। तो ये हो गया आपका पुष्यमित्र शुंग। अब यहाँ पे बृहद्रथ की हत्या कब होती है? तो 185 ईसा पूर्व। 137 क्या, ये तो ओवरऑल टाइम है जब से आपका मौर्य राजवंश जो है रहा, लगभग 137 साल तक। तो आप लगभग क्या कर सकते हैं कि भैया 140 साल तक जो आपका मौर्य शासन था वो चला, लगभग 140 साल तक, और खत्म कब होता है? 185 में होता है, ठीक है, 185। तो 185 का याद रखिएगा कि 185 में जाके क्या है, आपका शुंग वंश स्टार्ट होता है। 185, ठीक है, यह 185 जो है बार क्या करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। 185 आप जैसे चाहें वैसे रिलेट करें। अभी ईसा पूर्व चल रहा है, याद रखिएगा हम बिफोर क्राइस्ट की ही बात कर रहे हैं, अभी ईसा पूर्व ही है, अभी हम 0 तक नहीं पहुंचे हैं, फिर उसके आगे आए, अभी 185 ईसा पूर्व ही चल रहा है। तो वह क्या होगा, आपका चंद्रगुप्त मतलब आपके मौर्य शासन का अंत होगा। उसके बाद आपके शुंग वंश की स्थापना होगी, नया राजा आ जाएगा, नए अपने नाम से क्या करेगा, वो नए राजवंश की स्थापना करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्या, मौर्य राजवंश। हमने देखा कौन कौन से 3 ही मेन राजा आपको पढ़ने होते हैं, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक। अशोक के बाद आपको एक नाम लास्ट में मिलेगा बृहद्रथ। नागार्जुन गुफाओं के लिए एक आपको नाम मिलेगा दशरथ। टोटल 137 साल रहा मौर्य राजवंश। 185 यहाँ पे 185 में क्या होता है, आपका शुंग वंश आ जाता है, पुष्यमित्र शुंग हरा देता है और हत्या कर देता है। आप देखेंगे इसके बाद कि जो आपका पुष्यमित्र शुंग है, ये जो आपका पुष्यमित्र है, ये क्या है, ये ब्राह्मण वर्ण से बिलोंग करता है, ब्राह्मण वर्ण का था। अब आप देखेंगे कि यार ये तो बहुत अजीब हो गया कि ये ब्राह्मण वर्ण का जो है ये क्या है, सेनापति है। और अभी हमने देखा था कि जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी बहुत ज्यादा कठोर हो गई थी, और ब्राह्मण तो ये है कि सिर्फ आप एजुकेशन दे सकते हो, आप पुरोहित बन सकते हो, पूजा पाठ में इन्वॉल्व रहो। ये सेनापति मतलब आप हथियार उठाकर और जो आपके तलवार चलाना सीख रहे हो, ये सारी चीजें तो हमने पढ़ा था कि भाई क्षत्रिय धर्म से रिलेटेड होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्राह्मण जो है वो सेनापति होता है, वो भी इतनी बड़ी सेना का सेनापति होता है, मतलब वो कितना अच्छा रहा होगा सेनापति, है ना। तो एक चीज और पता चलती है कि मौर्य साम्राज्य के टाइम पे जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा कठोर नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, फिर ब्राह्मण आपके सेनापति में ज्वाइन हो रहे हैं, सेना में ज्वाइन हो रहे हैं, है ना। उसके अलावा अलग अलग जो वर्ण सिस्टम है इतना स्ट्रांग नहीं है। महिलाओं की स्थिति भी अच्छी हमने पढ़ी है। महिलाओं की स्थिति अच्छी कैसे पढ़ी है, चंद्रगुप्त के टाइम पे महिला बॉडीगार्ड उसके आसपास हुआ करती थी। ये किसने बताया, मेगास्थनीज ने बताया था, है ना। तो इससे ये भी पता चलता है कि समाज में उस टाइम के, अगर समाज की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं कि उस टाइम पे ज्यादा रिजिड कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इतने लंबे टाइम तक लोग आराम से खुश से रह पाए, व्यापार अच्छे से चल रहा था। क्योंकि आप देख रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान तक तो मौर्य आपका राजवंश फैला हुआ है ना। उसके बाद जो है ईरान इराक वाला इलाका है, उधर यूरोप तक का जो इलाका है वहां तक हमारे व्यापारी जा रहे हैं, वहां तक उनका व्यापार चल रहा है। तो बड़ा खुश तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी खुश हैं, कृषक जो हैं वो खुश हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी में शांति बनी रहेगी। अशोक ने वैसे भी आपका इतना बड़ा साम्राज्य जब मेंटेन कर लिया तो ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस यही था कि आप अशांति के लिए, ऐसे मतलब शांति के लिए काम करो। उसके अलावा जैसे हम बेटे जो थे महेंद्र और जो उनकी पुत्री थी संघमित्रा, उनको हमने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो फिर हम अच्छे अच्छे कामों में लग गए, ठीक है। ये हो गया। इसके कारण पतन का एक और, इसके अलावा पतन का एक और कारण क्या माना जाता है कि जो आपके अशोक जी थे, तो अशोक ने क्या कर दिया कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कम हो गए वो, है ना। कि जैसे आप सत्य अहिंसा इन सब का फॉलो करिए इन सबको, तो अहिंसा के मार्ग पे चले गए वो। उसके अलावा ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रेम भावना से के साथ लोगों के साथ रहने लग गए। तो फिर लोगों को क्या लगा कि ठीक है, ये मतलब धीरे धीरे आपका जो मौर्य साम्राज्य है वो क्या होगा, कमजोर होगा। आने वाले टाइम पे जो आपके उत्तराधिकारी होंगे वो उतने ज्यादा बहादुर नहीं होंगे, वो उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। तो ऐसा ही बाद में दिखता है कि आपका वृहदरथ जो है वो इतना ज्यादा क्या नहीं होता है, समझदार नहीं होता, इतना ज्यादा कैपेबल नहीं होता। तो आपके पुष्यमित्र शुंग जी क्या करते हैं, फायदा उठा लेते हैं, सेनापति रहते ही है, फायदा उठाते हैं और फिर शुंग वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है आपका ब्राह्मण वंश, शुंग वंश। ब्राह्मण वंश में आपको क्या देखना है, संस्थापक कौन था, ये था पुष्यमित्र शुंग, अभी हमने देख लिया। राजधानी थी विदिशा, याद रखिएगा राजधानी शिफ्ट कर दी थी इन्होंने, है ना। और राजधानी शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे क्या होगा इनके टाइम पे, अब आप देखेंगे कि बहुत बड़े इलाके पे तो कब्जा कर नहीं रहे, मौर्य जो है हमारे कमजोर हो गए, अब नया राजवंश आ गया, उसकी वजह से क्या होगा, बाहर के आक्रमण चालू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे हिंद यूनानी जो आक्रमण है अफगानिस्तान वाले इलाके में चालू कर देंगे, पाकिस्तान वाले इलाके में चालू कर देंगे और कब्जा करना चालू कर देंगे वहां पे। तो ये चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे मिलेगा कि जो मिनांडर है, हिंद यूनानी शासक मिनांडर, उसको पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। तो जैसे ही मौर्य साम्राज्य कमजोर हुआ तो आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने फायदा उठाया। साथ ही साथ जो बाहर वाले थे हिंद यूनानी मतलब इंडो ग्रीक्स, इन्होंने फायदा उठाना चालू कर दिया। एक नाम आपको मिलेगा जैसे मिनांडर हमला करता है, पुष्यमित्र सिंह उसको हराता है। तो फिर यहाँ पे बाहर से क्या हो जाता है, मतलब यहाँ पे आक्रमण होना भारत पे चालू हो जाता है। फिर पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि और किसने करवाया था, तो पतंजलि जी ने करवाया था। याद रखिएगा पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे थे, ये याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग पतंजलि, है ना, योग से रिलेटेड है पतंजलि। तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। अश्वमेध यज्ञ का क्या मतलब होता था कि अपना घोड़ा छोड़ दिया, जहां जहां भी गया तो वो मान लिया गया कि उन राजाओं ने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली। इसका क्या मतलब था कि वहां तक के जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि पुष्यमित्र शुंग बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें युद्ध नहीं करना है उससे, है ना, नहीं तो आप घोड़ा पकड़िए और फिर युद्ध करिए, ऐसा होता था। तो वो भी 2-2 किए हैं, 2-2 अश्वमेध, मतलब 2 बार उसने ट्राई किया कि देखते हैं कौन सा राजा हमारे सामने आता है, चलो घोड़ा छोड़ दो, है ना, वो जाएगा जहां तक जाएगा। तो ये चीज 2 बार की आपके पुष्यमित्र शुंग ने। इससे क्या पता चलता है कि वो ताकतवर था, उस टाइम पे भी ठीक ठाक चलती थी पुष्यमित्र शुंग की, है ना, आपके उत्तर भारत वाले इलाके में। उसके अलावा भरहुत स्तूप, ये याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनवाया गया था मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो भरहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपका सांची इंपॉर्टेंट है, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। ऐसे ही आपका भरहुत स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया मध्य प्रदेश में, ठीक है, भरहुत।
फिर आता है अंतिम शासक। देखिए ज्यादा लंबा इसमें नहीं पढ़ना होता। पहला संस्थापक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, मिनांडर को हराया। यज्ञ किसने करवाया? पतंजलि ने कराया। फिर अंतिम शासक आ गया देवभूति, ठीक है। और देवभूति आप देखेंगे कि जो अंतिम शासक होता है उसका नाम कहीं ना कहीं नेक्स्ट वाले से मिल रहा होता है, जिसने उसको मारा होता है। तो ये हो गया वासुदेव। तो वासुदेव को ने मारा किसको? देवभूति को। वासुदेव कौन था? ये आपका दूसरा राजा, मतलब दूसरा आपका यहाँ पे क्या करता है? वंश बसाता है। तो वासुदेव जैसे ही देवभूति को मारेगा, यहाँ कण्व वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। तो ये कब होता है? वासुदेव 73 ईसा पूर्व। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा? 185 में पुष्यमित्र शुंग आता है और यहाँ देख रहे हैं हम 73। तो लगभग आपका 100 साल चला। ये ऐसा भी नहीं था कि आपका शुंग वंश बहुत ही छोटा था, लेकिन ज्यादा चीजें इसके बारे में मिलती नहीं है। भरहुत मिलता है, 2 अश्वमेध यज्ञ मिलता है, पतंजलि ने करवाया, और संस्थापक राजधानी इतना ही मिलता है। और उसके अलावा ये वासुदेव, देवभूति याद रखिएगा, हत्या किसने की थी? वासुदेव ने। वासुदेव फिर क्या करता है? कण्व वंश की स्थापना। ये ऐसे बहुत छोटा सा है, बस इसका संस्थापक कौन था और अंतिम शासक कौन था, बस इतना ही मिलता है आपको हर जगह याद करने के लिए। तो वासुदेव, यहाँ पे वासुदेव कृष्ण जी ने क्या किया था? कण्व वंश की स्थापना की थी, है ना। तो ये हो गया कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव भगवान ने। अंतिम शासक था आपका सुशर्मा। तो शर्मा आपका अंतिम शासक था, ठीक है। यहाँ पे नाम जितने आपने पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? वृहद्रथ। तो इसका वृहद्रथ याद रखिएगा, जो आपका मौर्य शासन का अंतिम क्या था? राजा हुआ करता था, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने हराया। फिर शुंग का अंतिम कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपका देवभूति, मतलब देव की उसके ऊपर भभूति लगी होती थी, तो देव भभूति लगा के बैठता था शुंग वंश का। उसके बाद ये सब आपके ब्राह्मण क्या है? शासक हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आपका शुंग वंश है। शुंग को फिर कौन हराता है? देवभूति को वासुदेव भगवान हराते हैं। वासुदेव भगवान उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना करते हैं। फिर वासुदेव भगवान का भी सबसे लास्ट में अंतिम शासक आता है सुशर्मा, शर्मा जी आते हैं, ठीक है। तो ये 73 लगभग 100 सालों तक आपका क्या चलता है? आपका शुंग वंश चलता है। ओवरऑल आपको डेट याद रखनी है, पूरा का पूरा कोई नहीं पूछेगा, ना ही आपको याद करने की जरूरत है। लगभग 140 साल तक आपका कौन चला? मौर्य साम्राज्य रहा, ठीक है। उसके बाद आपका लगभग 100 साल तक मान सकते हैं क्या था? शुंग वंश था। शुंग वंश के बारे में वैसे डिटेलिंग ज्यादा नहीं आती, तो ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन याद रखिएगा हम यहाँ पे 73 ईसा पूर्व तक पहुंच गए हैं, है ना, बहुत ही क्लोज पहुंच गए हैं। 73 ईसा पूर्व मतलब हम यहाँ पे अब ऐसे करते करते 0 पे आएंगे और 0 के बाद हम 1 ईसा पे आएंगे। 1 ईसा मतलब यहाँ पे 1 AD पे आएंगे, ठीक है। तो फिर हम धीरे अब आने लग जाएंगे। पहले बिफोर क्राइस्ट चल रहा था, ईसा पूर्व चल रहा था, तो याद रखिएगा अब हम और पास आते जा रहे हैं। तो ये हो गया शुंग वंश, ये हो गया आपका कण्व वंश, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो वृहद्रथ याद रखिएगा, ठीक है। वृहद्रथ को हराया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग का सबसे लास्ट है वो कौन है? देव भभूति लगा के रखता है, तो देवभूति हो गया। और देवभूति जो है उसका लास्ट में ये मारता कौन है इसको? तो ये आपका मारता है वासुदेव। वासुदेव भगवान मारते हैं। वासुदेव ये क्या करते हैं? कण्व वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नाम ही आपको पढ़ना है, जैसे शुंग वंश की स्थापना, कण्व वंश की स्थापना। और वासुदेव को लास्ट में जो ये कण्व वंश वाला रहता है, इसका लास्ट कौन रहता है? सुशर्मा। शर्मा जी रहते हैं अंतिम शासक, ठीक है। ये सब आप देखेंगे कि जैसे ही कमजोर पड़ेगा तो यहाँ पे आपके इंडो ग्रीक्स जो हैं उनका भी क्या हो जाएगा? आक्रमण चालू हो जाएगा, हिंद यूनानी आक्रमण। तो आप हिंद यूनानी भी नाम पढ़ेंगे, जैसे मिनांडर पढ़ेंगे जो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे आता है। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे क्या होता है? 2 अश्वमेध यज्ञ होते हैं, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ होते हैं, कौन कराता है? तो पतंजलि जी कराते हैं। तो अब ये भी याद रखना है कि जो पतंजलि जी हैं वो किसके टाइम से रिलेटेड है? पुष्यमित्र शुंग के टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।